अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी जानते हैं कि आज मैथमेटिक्स का क्लास 10 का पेपर था। इसी पेपर को डिस्कस करेंगे कि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स में क्या आंसर है। बाकी जो आपके क्वेश्चंस है वो आप आराम से बुक से देख सकते हो, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है, आप लोगों ने किया होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सीरीज ए का सॉरी सेक्शन ए का जो है ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव्स आए थे। कह रहा है दैट नंबर वन इज, यहां पर नंबर वन की बात हो रही है। बोल रहा है कि ये क्या है, क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं। क्या कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल नहीं। क्या इवन नंबर है? बिल्कुल नहीं। और चौथी ऑप्शन यहां पर नहीं दिख रही है। इट मींस कि अगर पहली तीन नहीं है तो चौथी आपकी आंसर होगी, क्योंकि वन तो है, ये तो प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। जो चौथी ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू। जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x² प्लस ऑफ 8x। देखो बच्चा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से मैं 4x कॉमन निकाल कर x प्लस 2 लिख सकता हूं कि नहीं? दैट मीन्स कि मैं इसको पुट कर सकता हूं x इज इक्वल टू 0, यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर सकता हूं। आइदर दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, तभी तो ये 0 को बराबर आएगी। यहां से अगर मैं x निकालूं दैट इज 0/4 विच इज इक्वल टू 0, और यहां से मैं अगर निकालूं x इज इक्वल टू -2, तो जीरोस होंगे 0 एंड -2, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, और यहां पर अगर हम टेंथ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो कह रहा है टेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, ये यानी ये जो चीज है, ये जो सीरीज है, ये वही से बोल रहा है ये एपी में है। बच्चा अगर ये एपी में है तो देखिए ए में यहां पर देखूं तो ए 1 है, और कॉमन डिफरेंस डी में देखूं दैट इज 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। और मुझे बोल रहा है कि नेक्स्ट टर्म फाइंड करें, मुझे टेंथ टर्म फाइंड करनी है, यानी ए 10 मुझे फाइंड करने हैं। एज यू नो, ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9d, है कि नहीं? तो अगर मैं इसका वैल्यू दूं 1 + 9 और d का वैल्यू 3 है बेटा, दैट इज 1 + 9 3 आर 27, तो यहां पर 28 इसका आंसर होगा, यानी टेंथ टर्म जो है वो 23, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हुआ। क्लियर? और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, y एंड 0, 0। देखो ओरिजिन और 0, 0 एंड x, y में हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। देखो मुझे पता है दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहां पर मैं लिख सकता हूं x - 1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट इज y - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका आंसर होगा। दैट मीन सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर? तो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है वी हैव टू फाइंड 4x + 6y इज इक्वल टू 11। एक मेरे पास ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल। दूसरी है 2x + ky इज इक्वल टू 7 बच्चा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों इक्वेशंस क्या है, इनकंसिस्टेंट है, यानी इसका कोई सोल्यूशन है ही, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन जो होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन होती है फॉर नो सोल्यूशन। हाँ बिल्कुल बच्चा। तो यहां पर अगर हम कंपेयर करेंगे दैट इज a1 है यहाँ पर 4 डिवाइड बाई a2 कितना 2 इज इक्वल टू b1 कितना, b1 है 6 और b2 मेरे पास k है। तो यहां पर मैं कर सकता हूँ 2 1 r 2 2 r 4, तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ k ऊपर जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 2 1 r 2 3 r 6, तो 3 मेरे पास इसका आंसर हुआ, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम यहां पर देखें, ये सीधे फॉर्मूला ही आई है लेंथ ऑफ एन आर्क। ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, ये एरिया की बात नहीं कर रहा है बल्कि लेंथ ऑफ एन आर्क बात कर रहा है। तो पाई आर स्क्वायर नहीं लिखना बेटा, इसका आंसर होगा थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2πr। तो ये इसका क्लियर जो है एग्जैक्टली ऑप्शन होगी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। देखो एक सर्कल है और इसमें इनसाइड में एक पॉइंट है, क्या हम कोई टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन बी इसका 0 होगा, क्योंकि हमारे इनसाइड द पॉइंट में कोई भी टेंजेंट हम ड्रा नहीं कर सकते हैं। टेंजेंट जो भी ड्रा होता है वो सर्कल के बाहर से होता है। पी इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर्स। देखो ये अगर आपके पास कभी भी प्राइम नंबर होंगे तो उनका एलसीएम क्या होता है बच्चा? पी इंटू क्यू। उसका एलसीएम हमेशा पी इंटू क्यू होता है। कैसे? अगर मेरे पास मान लीजिए प्राइम नंबर है, एक है 5 और दूसरा है 2,
और 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 5 इंटू 1 क्योंकि प्राइम प्राइम नंबर है। 2 के क्या होंगे 2 इंटू 1 तो हाईएस्ट पावर्स तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे वो होते हैं जो हाईएस्ट पावर्स है सारे मल्टीपल्स के 5 इंटू 1 2 रेज पावर 1 दैट इज 5 टू आर 10 यानी पी इंटू क्यू आपका आंसर होगा। क्लियर समझ आ रहा है बेटा। और द सीरीज 2 4 8 एंड 16 डैश इज एन एपी मुझे बोल रहा है क्या ये एपी है ट्रू और फॉल्स है तो सिंपली कॉमन डिफरेंस निकाले तो हम निकालेंगे 4 माइनस 2 इज 4 माइनस 2 इज 2 8 माइनस 4 को अगर हम करेंगे 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। क्या ये सेम है बिल्कुल सेम नहीं है इट मींस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है इट मींस के आंसर क्या है फॉल्स है। तो यहां पर देखो द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी यहां पर एक एपी दी गई है वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। और अगर हम इसको देखेंगे बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा अगर मैं इसको बताऊं यहां पर ए की ए क्या है 1/3 फर्स्ट टर्म है और अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालू डी वो होता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5/3 माइनस 1/3 कॉमन डिफरेंस निकालूं बच्चा वो आएगा 3 और 5 माइनस दैट इज 4/3 कॉमन डिफरेंस आई वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म। देखो नेक्स्ट टर्म क्या है नहीं सॉरी ये ऑब्जेक्टिव है बोल रहा है क्या इसमें जो ये एपी है ना बच्चा क्या 17/3 इसकी नेक्स्ट टर्म है। तो ये 4 टर्म्स दी गई है इसके बदले क्या होगा इसके बाद वाली जो है वो A5 होगी फिफ्थ टर्म। तो A5 यहां पर क्या होगी बच्चा A5 होगी A+4D। अरे होगी कि नहीं नाउ सबस्टिट्यूट द वैल्यूज ए मैंने निकाला है 1/3 प्लस 4 और 4/3 जो है इसकी क्या होगी common difference that is equal to 1/3 plus 4 4 are 16 divided by 3 that is equal to 3 plus 16 plus 1 होता है 17 या बिल्कुल 17/3 जो है इसकी क्या है नेक्स्ट टर्म होगी तो ये आपका ट्रू आंसर है। क्लियर नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस। देखो अगर मैं थीटा का वैल्यू इंक्रीज करूं देखो साइन जीरो क्या होता है जीरो होता है और साइन 90 क्या होता है बेटा 1 होता है। तो यहाँ पर जीरो से बड़ा है ना तो इट मीन्स कि जब हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज होंगे ऑब्वियसली साइन का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये ट्रू है। ऑल स्क्वायर्स आर बेटा ये सिमिलर होते हैं क्योंकि मेरे पास एक स्क्वायर है तो इस दूसरा ये स्क्वायर है। अगर मैं इसके देखूं तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो एक टाइम ऐसा आएगा ये इसको सुपर इम्पोज करेगा। तो ये आपस में सिमिलर है कॉन्ग्रेंट नहीं है बल्कि सिमिलर है। ठीक है नेक्स्ट द लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। देखो एक सर्कल है जो देखो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है लाइन कह रहा है तो लाइन बाहर निकलेगी ना तो बेटा ये सीकेंट होता है कॉर्ड जो है वो लाइन सेगमेंट होगा यहां पर लेकिन इस टाइम यहां पर क्या कह रहा है द लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स पे जो पॉइंट लाइन इसको इंटरसेक्ट करी वो सीकेंट होगा बेटा सीकेंट इसका आंसर होगा। ठीक है कॉर्ड जो अगर होता तो ये यहाँ पर लाइन सेगमेंट होता है। क्लियर राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्मूला सिंपली आप यू नो दैट यहां पर आपके 3 पॉइंट्स है ये सभी आप जानते हैं 3 पॉइंट्स है मेरा बच्चा। तो ये 3 पॉइंट्स में ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन। तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर एक बच्चे ने जिसने सेंड किया है तो ये फॉर्मूला लिखी है 1 2 3 2 3 1 याद रखने के लिए तो वो आती है सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपके पास आती है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। बच्चा ये मेरे पास फॉर्मूला होगी इस 16 की आंसर का। इसका आर है डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स। एज यू नो कोलिनियर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जो लाई करते हैं सेम स्ट्रेट लाइन को या एक ही लाइन में एक सिंगल लाइन अगर फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल लाइन इस पे जो पॉइंट्स होंगे ना बेटा वो कोलिनियर पॉइंट्स है यानी वो पॉइंट्स जो एक ही सिंगल लाइन पे लाई कर रहे होंगे। और नेक्स्ट है ए सिमिलैरिटी। देखो ए सिमिलैरिटी वही होता है देखो अगर मेरे पास दो एंगल्स एक ट्रायंगल के इक्वल होते हैं ना तो उसके जो तीसरा एंगल है वो भी आपस में ही इक्वल होता है। तो ए हो या ए सिमिलैरिटी हो तो आप आराम से इसको जो है डिफाइन कर सकते हो। समझ आ रहा है बच्चा। तो इसका सिंपली अल्फाजों में हम कह सकते हैं कि ए सिमिलैरिटी क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स में दो कारस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी एक फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ये मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है। क्लियर अगर मान लीजिए ये एंगल बराबर है इसको वेरी गुड ए एंगल इसको बराबर है दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा खुद ब खुद होगा ना।
तो यही कह रहा है कि क्राइटेरिया आपको ये डिफाइन करना था, लिखना था। तो आप सिंपली लिख सकते हैं, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio, or we say they are in proportion, then hence टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बहुत ही आसान है, बुक पे सिर्फ आप डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, बहुत ही आसान है। व्हाट इज लाइन ऑफ साइड? बेटा लाइन ऑफ साइड आपको, आपने ट्राइग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है कि लाइन ऑफ साइड क्या होती है। आपको मैंने अगर आपने याद होगा कि जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है डिफाइन करते हैं, उसी में लाइन ऑफ साइड है। देखो अगर मेरे पास एक ऑब्जर्वर यहाँ है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ है, जो ये इमेजिनरी लाइन बन रही है कहां से? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, इसी को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, लाइन ऑफ साइट इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, और वी से द टारगेट। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट? ये होती है 1 के बराबर। आपने क्वेश्चन भी किया होगा कि जितने भी एक फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे ना, एलिमेंट्री इवेंट्स। सो उन एलिमेंट्री इवेंट्स की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बच्चा, उनका सम निकालेंगे, वो 1 के बराबर है। तो इसका आंसर जो है वो 1 होगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो सेक्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, आपको बुक में से जो है क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पर मैं ये दिखाऊंगा कि एचसीएफ ऑफ 3, 3, 6 एंड 54 जो है ना, वो क्या होगा। देखो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालूं तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, तो 6 इसका आंसर होगा। कैसे, वो ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं लिखूंगा 3, 3, 6 एंड 54 का। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो पहले मैं निकालूंगा किससे, 2 से होगा। 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। वेरी गुड। तो यहां पर 3 से नहीं होगा, 2 से होगा। 2 2 2 आर 4, 2 7 आर 14। वेरी गुड। तो अगर मैं यहां पर फर्दर 3 से निकालूं, 2 से करेंगे, 2 2 5 आर 10, तो 2 6 आर 12। तो यहाँ पर 3 से करेंगे, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9। तो यहाँ से हम निकालेंगे बच्चा 2 से, फिर 2 2 आर 4, 2 8 आर 16, 2 16 आर, 2 8 आर 16, 9 आर 18, सॉरी हाँ, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, सॉरी 14 है, 2 7 आर 14। क्लियर? 7 1 आर 7। तो अगर मैं इसको देखो, इनमें कॉमन क्या है, एक तो 3 है ना। तो 3 कॉमन है, उनका लवेस्ट फैक्टर 3 है बच्चा। तो 3 इंटू, तो और 2 है, तो इसमें एक ही लवेस्ट फैक्टर है 2, तो 2 1 आर 3 2 आर 6, तो 6 इसका एचसीएफ होगा। क्लियर?